मॉलिक्यूलैरिटी। सो मॉलिक्यूलैरिटी कुछ नहीं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी स्टेप में रिएक्शन के इन्वॉल्व है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसको हम मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। जैसे मान लो लिखोगे N2 + 3H2 gives 2NH3, लेट्स से इट्स एन एलिमेंट्री रिएक्शन, टोटल 4 मॉलिक्यूल है, एक N2 का और 3 H2 का। तो मॉलिक्यूलैरिटी लिटरली कितने मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं एक बार में टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, आधा मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेगा, अगर करेगा तो पूरा करेगा, राइट। सो ऑर्डर के जैसा नहीं है ये। बोर्ड में, ऐसे तो जेई में तो नहीं, पर बोर्ड एग्जाम में ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कितने नंबर ऑफ स्पीसीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट केमिकल चेंज। Molecularity is always integer. It can never be negative or fractional because molecules can never be negative or fractional. The number of molecules that react in elementary step is the molecularity of elementary reaction. तो एक ही तो step होता है उसमें। The molecularity is defined only for elementary reaction. Complex reaction की कोई molecularity नहीं, क्योंकि उसके हर step में अलग अलग number of molecules collide कर रहे हैं। So you cannot say कि भाई कौन सा वाला है। आप complex reaction के हर step की molecularity निकाल सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी का कोई सेंस नहीं होता है। ऑर्डर आप ओवरऑल निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलैरिटी नहीं। डिफाइंड ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स मतलब इंडिविजुअल स्टेप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड। या आप बोल सकते हो कि सर आरडीएस की मॉलिक्यूलैरिटी ये है, उससे ऊपर वाले स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी ये है, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा ये है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा हो वो यूजुअली कम होते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ सच कोलिजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है कि 4 मॉलिक्यूल एक साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी के साथ कोलाइड कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो हायर मॉलिक्यूलैरिटी के रिएक्शंस बहुत कम मिलते हैं। तो कल वो कोई आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, तो आप थोड़े बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब 2 टॉपिक अपने को करने हैं घर जाने से पहले। एक, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। हाँ मतलब लैब से डेटा आएगा, जो तुम लैब करते हो ना, तो लैब में जाते हो तो आप लिखते हो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में मुझे ये रीडिंग्स मिली, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में ये रीडिंग्स मिली, तो आप बताओ कि ओवरऑल क्या होगा ऐसा, तो उस तरह का। और दूसरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बेसिक, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। बस उसके बाद आज का लेक्चर अपना हो जाएगा। लिख लिया यहाँ तक? हाँ क्या हो गया? डबल लेक्चर है ना, यही हो मतलब तुम लोग। हाँ बात सही कह रहे हो। मुझे भी अभी जस्ट वही आइडिया आ रहा था कि 20-25 मिनट तो ब्रेक ही हो गए, 25 मिनट ब्रेक में। डाउट बताऊंगा, रूम बंद कर दूंगा मैं, कोई आए अलाउड ही नहीं है ब्रेक में, है ना। हाँ टेस्ट वाले दिन तो वैसे भी डाउट अपन कहाँ ही करते हैं, मैं ब्रेक में बाहर ही नहीं जाऊंगा, है ना। यही रहेंगे तो फिर क्लास जल्दी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से 2 चीजें करते हैं। 7 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं एग्जैक्ट, है ना, कोई लेट नहीं, कोई एकदम सब टाइम पे आएंगे, और 10:30 से पहले खत्म कर देंगे। 10:30 पहले से भाई, 10 भी 10:30 से पहले ही होता है। हाँ 29 के 10:15 के पहले भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 10:30 जाएंगे। हाँ चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। कि एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन है, ये हम बात नहीं, ये हमने लिख लिया सब, है ना, रेट कांस्टेंट के बारे में लिख लिया।
ये सब क्वेश्चन बाद में करेंगे। अरे यार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें वैसे भी करने को, बट ठीक है लास्ट में करेंगे क्वेश्चन। देखो यार ये जितना कॉम्प्लिकेटेड पहले स्टेप पे लगेगा उतना कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली में ये प्रोसेस है नहीं। क्या होगा कि आपको ऐसे देंगे, एक टेबल देंगे एक्सपेरिमेंट का कि भाई ये एक्सपेरिमेंट्स है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन जब हमने ए की इतनी रखी, बी की इतनी रखी, सी की इतनी रखी तो रेट ये है। फिर वैसे ही सबकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग चेंज हुई तो ऐसे ऐसे रेट चेंज हुआ। तो बताओ कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है। इस तरह का क्वेश्चन है ना। रुक जाओ, पहले समझ लो इसको कि दो तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि हर रेट के हिसाब से पहले मान लोगे कि ऑर्डर एक्स वाई जेड है, फिर हर इक्वेशन का रेट और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अलग अलग 4 इक्वेशन बनाओगे। फिर उन चारों इक्वेशन का रेशियो लेके आप मैनिपुलेट करके कि भाई क्या नंबर्स एसोसिएट हो रहे हैं उसके साथ आप ऑर्डर निकाल लोगे। इसका मतलब ये दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो कि मान लो तुमने यहां से यहां के एक्सपेरिमेंट में बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है और ए को चेंज करके मान लो तुमने डबल कर दिया है और रेट में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब ए पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, और ए को डबल करने पे रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए को डबल करने से रेट अगर मान लो तुम्हारा 8 टाइम्स हो गया तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 3 हो गया, राइट। वैसे ही सेम आप बी के लिए कर सकते हो, वैसे ही सेम आप सी के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली आपको ऐसे ही करना कि टेबल को ऑब्जर्व करना एंड देन कमेंट कर देना, बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए, राइट। पर अगर ऐसा हो गया कि मान लो यहां से यहां तक कांस्टेंट था लेकिन यहां पे सभी बदल गया तो ए का तो ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, बस बी और सी को तो सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। तो कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैनिपुलेट करें कि ए बी का जो ये पावर है वो आ जाए। और कुछ नहीं समझ में आए तो मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूं कि R1 क्या लिखोगे तुम, R1 बिल्कुल इक्वल टू A1 टू द पावर K इंटू A1 टू द पावर X, B1 टू द पावर Y एंड C1 टू द पावर Z। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन लिखोगे R2 इज इक्वल टू K इंटू A2 टू द पावर X, B1 टू द पावर Y एंड, जरूरी नहीं हर बार 4 इक्वेशन दे, 3 भी दे सकते हैं, बट इतना है कि जितनी इक्वेशन देंगे वो इनफ होंगी टू मेक ऑल दी कैलकुलेशंस, है ना। फिर R3 क्या हो जाएगा, K इंटू A1X B2Y और R4 हो जाएगा K इंटू A1X B1Y एंड C2Z। एक तो हो गया, ये इक्वेशन हमने लिख ली पहले। उसके बाद जैसे देखो R1 बाई R2 करोगे तो आ जाएगा A1 बाई A2 टू द पावर X, और यहां से A1 A2 दिया रहेगा, R1 R2 भी पता होगा तो पता चल जाएगा X क्या है, यहां से X आ जाएगा, राइट। फिर आप करोगे R1 बाई R3 सॉरी R1 बाई R3 करोगे तो A1 A1 B1 B2 C1 C1 कैंसिल, राइट। तो क्या आएगा B1 बाई B2 टू द पावर Y, और फिर आप लास्ट में करोगे क्या R1 बाई R4, और जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, कभी हो सकता है R2 बाई R3 करके आ जाए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन से रेशियो से सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्या आ जाएगा C1 बाई C2 टू द पावर, यहां से आ गया। अब आपसे नेक्स्ट क्या पूछेंगे, नेक्स्ट पूछेंगे कि रेट कांस्टेंट बताओ। तो एक बार तुमने ऑर्डर निकाल लिया तो किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, ये पता है ये पता है ये पता है, ऑर्डर भी पता है रेट भी पता है, तो बचा क्या सिर्फ रेट कांस्टेंट। तो K that is rate constant can be calculated using any of the following experiments. Once order is calculated, है ना। फिर क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन आएगा ऑर्डर पूछ लेंगे, दूसरा क्वेश्चन आएगा रेट कांस्टेंट पूछ लेंगे, तीसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग ही है, X मतलब मान लो PQR हो गई कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट क्या होगा। ऑर्डर निकाल लिया है, रेट कांस्टेंट भी निकाल लिया है, बस अब कॉन्सेंट्रेशन आपको सब्स्टिट्यूट कर देने नए वाले, नया रेट आ जाएगा, राइट। सो अ न्यू रेट और रेट एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस can also be calculated once
या आफ्टर स्टेप 1 एंड 2? स्टेप 1 मतलब कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, स्टेप 2 मतलब कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। ये पार्ट से सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। यही जो लिखा है वही लिखना है, नहीं भी लिखोगे चलेगा। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन आना चाहिए कि कैसे करना है। नहीं, इसी फॉर्मेट में देंगे जरूरी नहीं है, अलग अलग भी दे सकते हैं, बट देयर विल बी सम हिंट जिससे कि हो जाए, है ना। हाँ तो भी आएगा, वो भी आ सकता। लॉग लग लो, दोनों साइड में लॉग लगा लो, आ जाएगा कुछ ना कुछ नंबर तो आ ही जाएगा। अगर हमें जेड ही निकालना है और मान लो लग रहा है कि सर डायरेक्ट तो कोई रिलेशन मिल ही नहीं रहा, दोनों साइड में लॉग ले लो, इजी हो जाएगा। फिर देखो भाई, क्वेश्चन जब देंगे तुम्हें तो वही देंगे ना जो सॉल्व हो जाए तुमसे, है ना। मान लो अगर लॉग की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो लॉग की वैल्यू दे देंगे तुमको, है ना। या फिर कोई ऐसी वैल्यू दे देंगे जो ऐसी वैल्यू होगी जो 2 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल, नोन वैल्यूज के मल्टीपल में हो। हाँ ऐसा कुछ दे सकते हैं, राइट। देखो जो समस्या आए नहीं उसको हमें सोच के परेशान नहीं होना है कि सर अगर इसमें ऐसा हो गया तो जब होगा तब देखेंगे, है ना। नहीं होता है ऐसा, बी टेस्ट में होता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ लास्ट स्टेप में मैंने ये बोला कि एक बार पहले स्टेप में आपने ऑर्डर निकाल लिया, दूसरे स्टेप में आपने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। अब आपसे बोल रहे हैं कि भाई कोई अलग ही सबकी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है बिल्कुल, ये टेबल में है ही नहीं, तो रेट क्या होगा। तो कुछ नहीं, आपको के पता है, ऑर्डर पता है, और ये सारे टर्म्स अननोन है बस। तो ये सर ये दिए रहेंगे कि ये इतना है, ये इतना है, इतना है, ये हमने निकाले लिया है, ये हमने निकाले, तो रेट ही तो निकालना। रेट निकालने के लिए जरूरत है ना, हाँ पर रेट निकालना है ना अपने को। हाँ मैं समझ गया कि सर अगर पर वो इनके मल्टीपल में बढ़ेंगे तो ही ले सकते हो ना। हाँ मतलब ठीक है, हाँ समझ गया मैं। यस 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 यस, R1 से रेशियो ले लिया, किसी एक से रेशियो, हाँ वो से भी कर सकते हो। तो वो तो तुमने वही किया ना कि रेट कांस्टेंट वाले टर्म को एलिमिनेट कर दिया। हाँ हाँ हो गया। क्वेश्चन करें असली, पता चले ताकि कितना आसान है ना। ये तो इसमें समझ नहीं आना कि क्या वैल्यूज हैं, क्या ए बी सी क्या करना है इसका। भाई तुम अब शुरू कर रहे हो। हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन करो, एक ही क्वेश्चन करेंगे अपन, बाकी सब घर पे कर लेना। इसी क्वेश्चन में सारे वेरिएबल कैलकुलेट करा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। यही एक क्वेश्चन करोगे सब हो जाएगा उसमें से, बाकी तुम घर पे खुद से कर लेना। नोट्स में फॉरवर्ड कर दूंगा देखने के लिए, लिखने के लिए। क्वेश्चन में पहले ऑर्डर निकाल लेना है बिना ऊपर पढ़े कि क्या पूछ रहे, है ना। लिखना ही नहीं है भाई, क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले सॉल्व तो कर लो। क्या एक्चुअल में सॉल्व करने की जरूरत है ऑर्डर निकालने के लिए? नहीं है,
जो मैंने आपको पैटर्न बताया था कि आप ऑब्जर्व करो कि किसको डबल करने पे रेट क्या हो रहा है। आप रेशियो निकाल के बेसिकली आप वो काम कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, पर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा ना। किसी भी यूनिट में बता दो, पर मिनट में बता दो, क्या फर्क है। हाँ, जिस यूनिट में दिया है उस यूनिट में बता दो, अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि नहीं भाई पर सेकंड ही बताओ, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
रेट कांस्टेंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। रेट टाइम ग्राफ ऐसा हो जाएगा। दूसरा रेट वर्सेस, सो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ जो होगा सेम ही आएगा, क्योंकि रेट भी तो कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पे भी नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। फिर है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो यहां पे लिख लेते हैं अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और यहां पे टाइम। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्टार्ट हुआ ए नॉट से और डिक्रीज कहां पे आ रहा है, ए नॉट बाई के पे, या सी नॉट ले लो आप भले, ए नॉट है ना, सी नॉट से स्टार्ट हुआ, सी नॉट बाई के पे खत्म हो गया। एक ही लिखना है कोई दोनों में से, जैसा आप लिखना, सी नॉट बाई, सी नॉट ही लिखो क्योंकि हम लोग सी नॉट ले रहे हैं अभी तक, है ना। यूजुअली मैं इसको ए से डिस्कस करता हूं, तो ठीक है। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और वर्सेस टाइम। अच्छा, इसका स्लोप क्या होगा, माइनस के, ठीक है। ओके, यहां पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगी, तो इसका स्लोप होगा प्लस के, राइट। और लास्ट क्या रह गया, हाफ लाइफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, सी नॉट और यहाँ पे है टाइम हाफ। टी हाफ इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, ये एक्चुअली में वेरी नहीं करता है, ये यूं है कि मतलब आप स्लोप बदल देंगे, है ना। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 2k। दोनों में से कोई भी उस हिसाब से आप कर सकते हो, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका जीरो ऑर्डर तक हो गया। बहुत सारे होमवर्क अब आप मॉड्यूल से कर सकते हो, जो मैं मार्क करके भेज दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम पर मैं आपको, ठीक है। जीरो ऑर्डर के उसमें नहीं होंगे, जीरो ऑर्डर के आप अलग से देख लेना, कर लेना है।